नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आर्ट मिस्ट्री में। और मैं हूं प्रकाश पपने। आपके लिए आर्ट मिस्ट्री में हम आर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज आपके लिए हम कुछ खास लेके आए हैं और हमारे स्टूडियो में आए हैं आज भानु फुलारा, जो कि एनआईडी से एनिमेशन फिल्म डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे इसके बारे में कुछ खास जानकारी और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आर्ट फील्ड में आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं भानु जी से। मैं उनसे आर्ट से रिलेटेड कुछ सवाल यहाँ पर पूछूंगा जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो भानु जी, हमारे दर्शकों को अपना एक इंट्रो देते हुए आर्ट फील्ड में आपका कैसे आना हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आर्ट फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था। मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा सभी करते हैं, कुछ सर्कल बना दिया, कभी कुछ भगवान देख के बना दिए, कुछ नाव देख के बना दी। तो मैं भी उसी तरीके से कॉपी करता रहता था, कहीं से कुछ देख के बनाया, कहीं से कुछ देख के बनाया। बाकी आपको देख के भी बचपन से ही काफ़ी इंस्पिरेशन मेरे को मिलता रहता था और मम्मी पापा भी इनकरेज करते रहते आर्ट करने के लिए। और बचपन से ही वो इंटरेस्ट कभी टूटा नहीं। तो बचपन से करते 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 ऐसे ही 12th क्लास तक वो इंटरेस्ट बना रहा। उसके बाद मैंने एक साल कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए भी अप्लाई किया, उसमें हुआ नहीं। फिर मैंने एक साल इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। फिर इंजीनियरिंग के एक साल करते करते मैं उसकी तैयारी करता रहा कॉलेज ऑफ आर्ट की। फिर कॉलेज ऑफ आर्ट में अगले साल हो गया। फिर 4 साल कॉलेज ऑफ आर्ट किया। फिर उसके बाद एनआईडी की तैयारी करी, 1 साल फिर छोड़ा। फिर ऐसे ऐसे करके इंटरेस्ट बना रहा और अभी एनआईडी में मैं एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन में कोर्स चल रहा है मेरा। एनआईडी में भी फर्स्ट ईयर चल रहा है, मास्टर्स। तो इससे पहले आपने कॉलेज ऑफ आर्ट से किया, जैसा कि आपने बताया अभी। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद कैसे आपका इंटरेस्ट जागा कि आप एनआईडी की ओर जाएं? कॉलेज ऑफ आर्ट, जिस तरीके से मैंने बताया कि कॉलेज ऑफ आर्ट में इंजीनियरिंग छोड़ के आया था 1 साल, तो वो टेक्निकल हाथ भी कहीं ना कहीं था। तो वही कि कॉलेज ऑफ आर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन पे भी ध्यान दिया, पूरा स्केचिंग पे ध्यान दिया। स्टिल लाइफ वहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में करी। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हमने स्किल पे ध्यान दिया अपने, कि है किस तरीके से ड्राइंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेली लाइफ में हमारी जो भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हुए बनाना। और ये सब स्किल, ड्राइंग स्किल, बेसिकली ड्राइंग, पेंटिंग स्किल। और कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने पेंटिंग नहीं, अप्लाइड आर्ट लिया था। तो अप्लाइड आर्ट में हमें उस तरीके से बताया जाता था कि डिज़ाइन को हम कमर्शियली कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। मान लो कोई पोस्टर बनाना है या किसी भी तरीके का कमर्शियल आर्ट है, इलस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा बहुत एनिमेशन भी हमने थोड़ा बहुत किया वहाँ पे। प्रॉपर एनिमेशन का कोर्स नहीं है, बट थोड़ा बहुत एनिमेशन वहाँ पे हमने किया था 2 हफ्ते के लिए। ऑप्शनल होता है कि एनिमेशन भी ले सकते हैं, फोटोग्राफी भी ले सकते हैं और पैकेजिंग भी ले सकते हैं। तो मैंने एनिमेशन चूज़ किया था, तो वहीं से इंटरेस्ट चालू हो गया था मेरा। तो इस तरीके से अच्छा हमारा काफ़ी उसमें जर्नी रही थी कॉलेज ऑफ आर्ट की। 4 साल काफ़ी, उसमें से 4 में से 1.5 साल 2 साल लगभग तो कोविड में निकल गया था, जो कि जिसमें मैं अपने गाँव चला गया था। और मैंने काफ़ी ही सारा उसमें एक्सप्लोर किया, स्केचिंग करी, लाइव चीज़ें देखी, काफ़ी सारा कुछ मैंने वहाँ पे सीखा। वो स्टडी है, उनके बारे में भी बात करेंगे मैंने क्या क्या किया था। तो अच्छी रही कॉलेज ऑफ आर्ट की कुल मिला के जर्नी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है अभी भी। तो अच्छा जर्नी रही वहाँ पे। तो उसके बाद जो एनआईडी में जाने का आपका प्लान बना, वो कैसे आपने तय किया कि अब अपना जो करियर देखना है वो एनआईडी की ओर हम जाएं, जबकि उसके बाद हम बीएफए के बाद देखते तो एमएफए आता है उसका अगला स्टेप। लेकिन आपने एनआईडी चूज किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एनआईडी चूज करने का मेरा मेन रीज़न ये नहीं था कि मेरे को एनआईडी करना है। मेरा मेन रीज़न ये था कि मेरे को एनिमेशन करना है। क्योंकि जो कोरोना का टाइम चला था बीच में 2 साल, कॉलेज ऑफ आर्ट के 3rd ईयर से हमारे चालू हो गया था कोरोना। तो जो मेन पूरा सब कुछ बंद हो गया था, तो उस टाइम मैं स्केचिंग एक्सप्लोर कर रहा था, एनिमल स्टडीज़ कर रहा था। जब मैं, जैसा कि मैंने बताया कि गाँव गया था, तो वहाँ पे मैंने पेड़, नेचर, पत्थर, ये सब, पानी, ये सब नेचुरल चीज़ों की स्टडी बहुत ज़्यादा करनी चालू कर दी थी बैठे बैठे। और जानवर बनाना चालू कर दिया था। तो मुझे वो उनको मूवमेंट देने में इंटरेस्ट आने लगा, मेरे को उनको एनिमेट करने में इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, ऐसे यहाँ से यहाँ हिला दिया, हाथ किसी जानवर से ऐसे पुलवा दिया, तो वो थोड़ा सा हो जाता था।
तो वहाँ से मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट आने लगा, जो कि 4th ईयर तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और 4th ईयर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर मैंने एनिमेशन आगे परस्यू करने के लिए NID का एग्ज़ाम दिया फिर से। तो NID मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बस एक पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया था। बेसिकली ड्रॉप क्या लिया, उसमें मैंने फ्रीलांस वगैरह ज्वाइन कर लिया था। तो फ्रीलांस किया था कंपनी से जुड़ के, जिसमें कि एनिमेशन और वीडियो एडिटिंग करी। उसके बाद अगले साल फिर अप्लाई किया था NID के लिए, जिसमें जो कि क्लियर हो गया था। फिर इस तरीके से मैं NID में गया था कि मतलब मेन NID में जाना इंटरेस्ट नहीं था, मेन एनिमेशन में इंटरेस्ट था, एनिमेशन बनाने में इंटरेस्ट, इसलिए। तो NID में एंट्रेंस के लिए जो प्रोसेस हुई होगी, तो उस प्रोसेस में आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी और क्या उसका सिस्टम होता है, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि इसमें काफी ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे और आर्ट फील्ड में कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं या एनिमेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई अदर फील्ड है। तो NID से जो कोर्सेज वहाँ पर होते हैं, तो उनके बारे में और खास तौर पर उसके लिए क्या तैयारियां होती हैं, तो उसके बारे में एक बार बताइए। जी, NID में काफ़ी सारे कोर्सेज, डिज़ाइन कोर्सेज हमारे दिए जाते हैं। NID के 3 कैंपस हैं बेसिकली, जिसमें पहला मेन कैंपस जो है वो अहमदाबाद में आता है, दूसरा कैंपस उसी के थोड़ा सा आगे गांधीनगर में आता है, गुजरात में ही, और तीसरा कैंपस थोड़ा सा नीचे जाके बेंगलोर की साइड आता है, बेंगलोर में ही आता है। तो 3 कैंपस NID के, तीनों में अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे, आप NID के एक बार वेबसाइट खोलोगे तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज की लिस्ट आएगी, जिसमें से कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि एनिमेशन हो गया जो मैं कर रहा हूँ, और ग्राफिक डिज़ाइन हो गया जो अहमदाबाद में है, और फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन हो गया जिसमें फिल्म डायरेक्शन एंड फिल्म मेकिंग सिखाया जाता है, और हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया, टॉय एंड गेम डिज़ाइन हो गया, और हमारा न्यू मीडिया डिज़ाइन हो गया गांधीनगर में, जो कि है शायद बेंगलोर में, मेरे को बहुत अच्छे से याद नहीं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिज़ाइन कोर्सेज NID में अवेलेबल हैं, जो कि NID की वेबसाइट खोलोगे तो प्रॉपर बहुत सारी लिस्ट तुम्हारे सामने निकल के आ जाएगी। और जहाँ तक बात रही उसके प्रिपरेशन की, तो ये 3-4 स्टेजेस में डिवाइड होता है एग्ज़ाम। पहले स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि कॉमन होता है सबके लिए। तो रिटन एग्ज़ाम 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा होता है जनरल नॉलेज का, जो कि आधे घंटे का एग्ज़ाम होता है। दूसरा हिस्सा होता है तुम जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो एनिमेशन के लिए अप्लाई किया मैंने, तो दूसरा हिस्सा, पहले एग्ज़ाम का दूसरा हिस्सा होगा एनिमेशन बेस्ड। और अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका पहला हिस्सा होगा जनरल नॉलेज, जो कि कॉमन होगा, दूसरा हिस्सा होगा ग्राफिक डिज़ाइन वाला। तो पहला हिस्सा जो आता है वो जनरल नॉलेज का होता है। वैसे NID ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रख के चलता, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, तो किसी को पता नहीं होता कि क्या चेंज आ सकता है। बट पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है वो तो ये है कि जो आधे घंटे का एग्जाम होता है जनरल नॉलेज का, उसमें हमारे 37 क्वेश्चन आते हैं, 37, जो कि जिसमें सब कुछ मिक्स होता है। एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गई, और रीजनिंग हो गई, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स आ जाता है उसमें ड्राइंग नहीं आता। आर्ट का भी थोड़े बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए भी वो निकल जाता है एग्जाम इजीली। उसमें टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें किस तरीके से, क्योंकि आधे घंटे का ही होता है, 37 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, 1 मिनट से कम में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन ईजी होते हैं बट टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं वो बात आती है वहाँ पे। तो सबसे जो खास चीज़ है, जैसे कोई नए स्टूडेंट है वो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है NID में जाने के लिए? क्वालिफिकेशन 2 स्टेज पे NID में एडमिशन होता है। एक तो बैचलर्स लेवल पे होता है और दूसरा मास्टर्स लेवल पे होता है। अच्छा, तो बैचलर्स लेवल पे तो तुम्हें 12th की डिग्री होनी चाहिए किसी भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट स्कूल से, और मास्टर्स लेवल पे तुम्हारे पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, और जरूरी नहीं है कि वो आर्ट फील्ड में हो। अच्छा, ये NID की खास बात है। तुम किसी भी फील्ड से आओ, किसी भी फील्ड से तुमने बैचलर्स किया हो, चाहे फिजिक्स से किया हो, चाहे केमिस्ट्री से किया हो, बायोलॉजी, जूलॉजी, किसी भी फील्ड से किया हो, तुम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये NID की खास बात है। तो जो नए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि उनको अगर तैयारी करनी है तो किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा अपनी स्केचिंग या ड्राइंग इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या इसके साथ में और भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? ऑब्जर्वेशन अच्छी करने की ज़रूरत है। तुम जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, उसके पीछे पूछो क्यों कर रहा हूँ,
छोटा सा तुम लाइन का स्ट्रोक भी लगा रहे हो, सर्कल बना रहे हो, आँख नाक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उससे सवाल पूछो खुद से कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैंने कोई फिल्म देखी या मैंने कोई कला देखी, आर्ट वर्क देखा, तो उस पर विचार करो बहुत सारा कि ये क्या था, कैसे रंग इसमें यूज़ हुए, ये किसने बनाई, कैसे हुआ। एग्ज़ाम की तैयारी का एक फिक्स पैटर्न है, वो तुम कहीं ना कहीं से इंटरनेट से वगैरह मिल जाएगा, बट जो एक आदत डेवलप करनी होती है वो होती है ऑब्जर्व करने वाली, क्वेश्चन करने वाली और ऑब्जर्व करने वाली, कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करो बहुत पेशेंस से बैठ के आराम से, छोटी सी चीज़ भी है तो उसे भी। और एक मेन चीज़ ये है नाइडी के एग्ज़ाम में कि तुम बहुत ज़्यादा स्किल पे फोकस नहीं रहता वहाँ पे। एनिमेशन का ऑफ कोर्स अगर एग्जाम दे रहे हो तो स्किल थोड़ी बहुत तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस है, कितना क्रिएटिव है, आइडिया क्रिएटिविटी कितनी है तुम्हारी। एनिमेशन का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हारी स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें आइडिया बताने के लिए। पर बाकी किसी फील्ड के लिए अगर अप्लाई करो, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, टेक्सटाइल, सेरामिक्स हो गया, सेरामिक्स भी है वहाँ पे, अच्छा। तो सेरामिक्स हो गया, कोई सा भी दूसरा फील्ड है, तो उसके लिए तुम्हारी स्किल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। बस तुम आइडिया अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, उससे आइडिया बता पा रहे हो कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। अगर तुम इंसान के लिए एक गोला, 2 डॉट और एक डंडी भी बना दोगे, और पर वो समझ आ जाएगा कि ये क्यों बनाई है, इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो वो इनफ है, वो काफ़ी है। तो इसका और एक एग्जाम के बारे में तो जैसे आपने बताया, तो और में क्या प्रोसेस है इसकी? जैसे पहला एग्जाम जो है हमारा क्लियर हो गया मान लो, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा जनरल नॉलेज का था, दूसरा पार्ट हमारा मेन फील्ड जिसके लिए अप्लाई किया है वो था। वो क्लियर होने के बाद हमें मेल से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि तुम्हारा क्लियर हो गया है एग्ज़ाम, तो तुम्हें अब दूसरे पोर्टफोलियो सबमिट करना है। पोर्टफोलियो और एसओपी सबमिट करना है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़। तो पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम एनिमेशन वाले हो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो एनिमेशन का हो, या फिर तुम ग्राफिक वाले हो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो ग्राफिक वाला हो, कोई सा भी, बस तुमने क्या काम किया है और तुम जो फील्ड सेलेक्ट किया है तुमने, वो कैसे काम में आएगा, तुम्हारा पोर्टफोलियो कैसे काम में आएगा आगे, तुमने कितना एक्सप्लोर किया है पोर्टफोलियो अपने अभी तक, उस पोर्टफोलियो में ये दिखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हमें सबमिट करनी होती है वो एसओपी होता है। उसमें हमें लिखना होता है कि हम क्यों आना चाहते हैं इस कॉलेज में, हमारा क्या आगे एम है, इस तरीके से। तो उसके बाद हमारा इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू में कुछ पैनल में कुछ टीचर्स बैठते हैं एनआईटी से ही, जो पूछेंगे, सवाल पूछेंगे हमसे कि क्यों आना चाहते हो। बेसिकली चेक करते हैं हमें कि तुम सही कैंडिडेट हो कॉलेज में आने के लिए या नहीं। तो उसके बाद हमारा लास्ट राउंड होता है स्टूडियो, जिसमें हमें वहाँ जाना पड़ता है, जाके अहमदाबाद या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम्हारा सेंटर पड़ा है, बेंगलोर या फिर गांधीनगर या अहमदाबाद, तो वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाके एग्ज़ाम होता है। तो उसमें फिर स्टूडियो टेस्ट, फिर स्टूडियो टेस्ट भी फिर 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अच्छा। हाँ, वो डिपेंड करता है तुमने कौन सा कोर्स लिया है, सब कोर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। फिर स्टूडियो टेस्ट, फिर चारों चीज़ जो हुई, ये पोर्टफोलियो हो गया, पहला एग्ज़ाम हो गया रिटन, फिर इंटरव्यू हो गया और स्टूडियो टेस्ट हो गया, सबका मिला के एवरेज बनता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो प्रॉपर सब मिला के 5-6 महीने लग जाते हैं एंट्रेंस घुसने में। तो उसके बाद वहाँ एंट्रेंस लेने के बाद क्या प्रोसेस है, कैसे वहाँ पर कोर्सेज होते हैं, वहाँ का थोड़ा सा अनुभव शेयर करो। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है एनआईटी में, क्योंकि बहुत ओपन कल्चर है, बहुत हर जगह से लोग आते हैं वहाँ, एकदम ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया एक साथ रह रहा है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह से एकदम एक साथ आके लोग रह रहे हैं, तो बहुत प्यारा लगता है। ऐसा वैरायटी पर्सनली मैंने तो कॉलेज ऑफ आर्ट में भी थी, पर यहाँ के और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है चीज़ें, बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो रही है, और कॉलेज का माहौल बहुत फ्रेंडली है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में काम होता है, और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस अभी तक वहाँ पे जा रहा है। और इस तरीके का फाउंडेशन वहाँ पे नहीं है कि तुम अगर सेरामिक्स वाले हो तो तुम सेरामिक्स के डिपार्टमेंट में रहोगे, तुम टेक्सटाइल वाले में नहीं जा सकते। हम टेक्सटाइल में भी जा सकते हैं, हम टेक्सटाइल वाले से पूछ सकते हैं तुम कैसे काम कर रहे हो, क्या काम हो रहा है तुम्हारा, हमारा काम करने का मन कर रहा है तो टीचर से पूछ के मूव भी कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट हर किसी स्टूडेंट के लिए खुला है, पर हर टीचर हर किसी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, फ़ोन पे भी, कॉल पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह पे। तो अगर एडमिशन होता है तो वहाँ पर किस तरीके से आपके रहने की व्यवस्था है, जैसे हॉस्टल है या कुछ ऐसा क्या है वहाँ पर?
देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हैं और एक आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर बैचलर्स में एडमिशन अगर आपका होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल का कुछ चार्ज होता है, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा देख के। तो हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल है, बैचलर्स वालों के लिए, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में, एनिमेशन हो गया, कोई सा भी हो गया, सब में हॉस्टल है। बट अगर इन केस आप मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ से, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलता पिछले कुछ साल से, कोविड के बाद। तो आपको बाहर अपना जुगाड़ करना पड़ता है, बाहर जाके कहीं रूम पे या फ्लैट पे, और बहुत सारे फ्लैट अवेलेबल रहते हैं, इजीली मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। और दूसरा गैदरिंग भी एक साथ रहती होगी, सारे बच्चे एक साथ में, वही एनआईडी का माहौल वहाँ भी है और वहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आपका एनआईडी में एडमिशन हो जाता है, फाइनल मेल आ जाता है कांग्रेचुलेशंस का, उसके बाद आपको एनआईडी के बच्चों से जोड़ दिया जाता है एनआईडी आने से पहले। अच्छा। मेल के थ्रू, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं पहले से ही। ज़रूरी नहीं आपको जाते ही रूम लेना है, अपने सीनियर्स के साथ रह सकते हैं, कांटेक्ट करके बात करके कुछ टाइम के लिए। तो बहुत दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अच्छा, हमारे साथ 3 दिन से जैसे हम साथ में हैं स्टूडियो में, हम काफ़ी जगह घूमने भी जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा रह रहा है। और साथ में हमने जो इससे पहले का ब्लॉग बनाया था, उसमें आपने हमने फ्लूट सुनाई थी और काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी अच्छे रागों के साथ सुनाई थी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उसकी आपने कहाँ से फ्लूट सीखा और किस तरीके से आप, मतलब एक तरफ आर्ट फील्ड है होने को, फ्लूट भी एक आर्ट का ही एक पार्ट है, तो फ्लूट की ओर, म्यूजिक की ओर किस तरीके से आप गए? तो बांसुरी का इंटरेस्ट मेरा शुरू हुआ बेसिकली 8वीं-9वीं क्लास से। तो जब आप मामा हमारे रहते थे तो आप बांसुरी बजाते थे, अभी भी बजाते हैं। तो उस टाइम आपकी बांसुरी घर में रखी रहती थी, आप कॉलेज पढ़ाने जाते थे। तो आप जब कॉलेज जाते थे तो उसके बाद बांसुरी उठा के थोड़ा थोड़ा बजाना चालू कर देते थे। सिर्फ आवाज़ निकलती थी उस टाइम। तो सिर्फ आवाज़ निकली 9th और 10th क्लास, तो सिर्फ ऐसे गंदी सी आवाज़ें निकलती थी उसमें से, क्योंकि बहुत ख़राब साउंड आता है स्टार्टिंग में बांसुरी जब नहीं आती होती। तो उसके बाद जब 11th क्लास में फिर हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद एक सर थे हमारे वहाँ पे, उन्होंने थोड़ा सा बांसुरी सिखाया। बहुत ज़्यादा तो नहीं जा पाया मैं उनके पास, पर थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, उससे काफ़ी मदद मिली थी। तो 11th-12th क्लास में थोड़ा और एक गाना मेरे को बजाना आ गया था। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने जब ज्वाइन करा, तब वहाँ पे मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करी थी। वहाँ पे मेरे को ज़बरदस्ती बांसुरी सीखनी पड़ी, क्योंकि मैंने थिएटर सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। तो वहाँ पे म्यूज़िक देना होता था। तो वहाँ पे जो हमारे कोच आते थे थिएटर सोसाइटी को सिखाने के लिए, वो ज़बरदस्ती बोलते थे कि थिएटर है, स्ट्रीट प्ले है, तो ज़्यादा आवाज़ निकालो। और मेरे से वो निकलती नहीं थी। ज़बरदस्ती प्रेशर में आके वो एकदम ऐसे तेज़ आवाज़ निकलने लगी उससे। ऐसे धीरे धीरे करके फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में आने के बाद मैंने गांधार महाविद्यालय ज्वाइन किया। वहाँ पे हमारे गुरुजी ने धीरे धीरे रागों से हमारा इंट्रोडक्शन कराया। फिर इस तरीके से अभी तक हम वहीं पे सीखते हैं गांधार महाविद्यालय में। एनआईडी जाने के बाद तो ऑनलाइन रहता है, थोड़ा थोड़ा उनसे बातचीत हो जाती है। तो ऐसे ऐसे करके अभी भी बांसुरी का चल रहा है। और बांसुरी एक तरीके से हेल्प करती है चीज़ें। बांसुरी हो गया या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया कोई भी, वो कई बार जैसे लैपटॉप पे लगे हुए काम कर रहे हैं तो दूसरी खाली बैठने की जगह में मन करता है कि ठीक है बांसुरी पकड़ लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, एकदम हल्का फील होता है। अच्छा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। कॉम्पोजिशंस भी कभी कभी ऐसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी बन जाती है, ऐसे ऐसे करके। और बाकी मन बहुत शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है उसके। तो आपने जो पोर्टफोलियो की अभी यहाँ पर बात करी, आपके पोर्टफोलियो में काफी अच्छा कलेक्शन है, मैं तो देख चुका हूँ। और जिसको कि मैं दर्शकों को यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से इनके वर्क हैं, एक बार देख लीजिए।
नाम है बुल्ला बुल्ला बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला खुल्ला खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया। ये जो यहाँ पर वर्क आप देख रहे हैं, इनको आप इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में आर्ट मिस्ट्री का और हमारी इंस्टाग्राम आईडी का भी आपको लिंक मिल जाएगा। भानु फुलारा नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने वर्क तैयार किया है, और काफ़ी अच्छा वर्क है, तो उस पर जाके आपको काफ़ी अच्छे रेफरेंस मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारे दर्शक भी आपको काफ़ी देर से सुन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो ज़रूर आप आर्ट में पूरा इंटरेस्ट रखते होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो काफ़ी देर से देख रहे हैं, उसमें जो आर्ट स्टूडेंट है या आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं या इसमें कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका कोई ऐसा संदेश है तो आप प्लीज़ बताएं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आर्ट मिस्ट्री के साथ जुड़ के। 3-4 दिन काफ़ी समय से मैंने देखा है यहाँ कैसे काम हो रहा है, कैसे पेंटिंग, ब्लॉग्स और म्यूज़िक के साथ अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट, हर चीज़ के साथ, कलर के साथ हो गए, मीडियम के साथ हो गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पे। मैं जो एक चीज़ कहना चाहूँगा सब जो जिनका भी इंटरेस्ट है कला में, उनसे कि नई नई चीज़ें ट्राई करते रहिए, नए नए मीडियम ट्राई करते रहिए, और हमेशा एक स्केच पैड अपने साथ रखिए जिसमें आप जो आइडिया आ रहा है, ज़रूरी नहीं है बनाना, उसको लिख लीजिए, स्क्रेबल कर लीजिए, डूडल हल्का हल्का कर लीजिए आइडिया, ताकि आपके स्केच पैड में आ जाए, है ना। क्योंकि दिमाग में नहीं रहती, चीज़ें भूल ही जाती हैं, तो उसको फटाफट से जैसे कुछ आ रहा है दिमाग में, बना लिया, लिख लिया और उसको रख दिया अपने कलेक्शन में। ये एक आदत जो है अगर डेवलप हो जाए तो अच्छा रहता है। तो इसी के साथ साथ नए नए मीडियम एक्सप्लोर करना चाहिए उससे, ताकि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है फील्ड में, उससे जुड़े रहें हम। बस, थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों, आपने देखा आर्ट मिस्ट्री में आज हमने NID से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करी, और इसके संबंधित हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों की क्वेरी आपके अंदर आई हो कि क्या क्या इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड हो सकते हैं जो कि समझ में ना आए, या जैसे पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, या इससे रिलेटेड और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी जो भी क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करें। तो भानु जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और इतने टाइम तक हमारे स्टूडियो में रहे, काफ़ी अच्छा हमें लगा। और आपने अगर इससे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी काफ़ी पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।